चलिए आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं बच्चों। आज हम आपको ग्राफ्स पढ़ाने वाले हैं। ग्राफ्स जो है फिजिक्स में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्यों फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है। पहले कभी ग्राफ्स का यूज हमने किया है? हाँ, क्रिकेट मैच देखते समय किया है हमने। तो हमने पूरा मैच नहीं देखा 3 घंटे का, लास्ट में ग्राफ देख लिया और उसकी मदद से हमें पता चल गया कि इस ओवर में कितने रन आए, कहाँ विकेट गिरा। देखा है ना। यानी कि ग्राफ्स का असली उद्देश्य क्या है, ये जो कहानी काफी समय में घटी। एक इंडिया की जीडीपी का ग्राफ देखा मैंने, 1990 में ये जीडीपी थी, 2020 में ये हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें, सालों में होने वाली घटनाओं को एक छोटे से चित्र द्वारा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। ये ग्राफ का असली उद्देश्य है। अब फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होने वाला है, फिजिक्स में मैं ये देखूंगा कि कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, एक बॉडी चल के यहां से यहां जा रही, कितने सेकंड पर यहां थी, कितने सेकंड पर कहां पहुंच गई, कितनी स्पीड से चल रही है, ये सब हम ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। पर ग्राफ्स कैसे हमें एक्सप्लेन करना है, उसके लिए पहले जो ग्राफ प्लॉट करे जा रहे हैं उसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल तरीके सीखेंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें मैथमेटिक्स से यूज होकर बनेंगी। तो जो मैथमेटिक्स के टाइप के ग्राफ्स हैं उनको फिजिक्स में अप्लाई करना है बस। तो पहले हम देख तो लें मैथमेटिक्स के कौन कौन से ग्राफ कैसे इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं वो कुछ ग्राफ, पहला सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का आप ग्राफ पढ़ेंगे। ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल, पहले हम आते हैं पूरे कोऑर्डिनेट के देख ले रहे हैं। सर्कल, पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हैं जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, फिर कुछ ऐसे लॉगरिथमिक वाले, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, ऐसे करके मैथमेटिकल ग्राफ आपको बताता जा रहा हूं मैं। जल्दी थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़नी है। यहां पर बस ये ध्यान में बना रहे, पर ये बनाए कैसे जा रहे हैं ये भी माइंड में आपके होना चाहिए। जैसे कि मैं पहला ग्राफ ले लूं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, y = mx + c, इस टाइप की। मतलब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया है 5x + 3 टाइप। तो ये m को कंपैरिजन कर रहे हैं हम 5 से, c को कंपेयर कर रहे हैं हम 3 से। इस प्रकार से हम स्ट्रेट लाइन का एक कर्व बना के तैयार करेंगे बच्चों आपके सामने। देखिए अब ये कर्व बनेगा कैसे। पहली बात तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से सारे ग्राफ लेके चल रहे हैं। एक तरफ x एक्सिस लीजिए और एक तरफ y एक्सिस लीजिए। पूरी कहानी इन्हीं पर बनने वाली है। ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y और ये नेगेटिव x। ये सारी चीजें आपको पता ही है, इसमें कोई खास बात नहीं। ग्राफ बनाने का बेसिक तरीका, सारे के सारे ग्राफ ऐसे ही बनते हैं, बना के जिसने बना के तैयार करें ये पूरे के पूरे ग्राफ्स एक ही तरीके से बनेंगे। जैसे कि मैं यहां बताऊं, x की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है बच्चों, 3। और y की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, -3/5। हाँ, ये 3 उधर गया, ये y 0 है, ठीक है। और भी अगर वैल्यू आप रखें, x की वैल्यू आप ऐसा 1 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 8। x की वैल्यू आप 2 रख दें तो y की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू आपने 2 रखी, 2 10 और 13, तो y की वैल्यू हो गई 13। यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है उनका एक कर्व होगा और ये सारी की सारी वैल्यू दोनों तरफ उसको सेटिस्फाई करेंगी। जैसे कि x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3 है, यानी कि तब y यहाँ है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -3/5 है, यानी कि तब वो यहाँ है। और ये मिलने वाली लाइन ये है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, और ये क्या है -3/5,0। बाद बाकी ये सारे कोऑर्डिनेट्स भी यही मिल रहे हैं। जैसे कि x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 8 है, तो x आगे बढ़ा के 1 किया तो y यहाँ मिलकर 8 पर पहुंच गया होगा। ऐसे ये कर्व बन के तैयार हुआ है बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन के और भी कर्व बनाए जा सकते हैं। अब क्या है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया y = 2x + 4, ऐसे लिख दिया। अब x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू, ऐसे ही करके आपको स्ट्रेट लाइन का कर्व बना के दिखाना। अब ये स्ट्रेट लाइन का कर्व फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होगा, ऐसे इस्तेमाल होगा v = u + at। मान लीजिए ये आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये मान लीजिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें a कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, a कांस्टेंट। ओ हो, देखिए एक वेरिएबल हो गया t, एक वेरिएबल हो गया v, u है कांस्टेंट, u भी क्या है, कांस्टेंट। तो आप इसको कंपेयर करें y = mx + c से। कैसे करेंगे, देखिए y की एक्सिस पे हमें v मानना है और ये c है, तो ये क्या है, m, और t हो गया x। तो समझ लीजिए ऐसे बनाना है आपको कर्व t के और v के बीच। तो बताइए स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया v = 3t + 4। आप देख के ये समझ जाइए कि इसमें ये 3 जो है वो एक्सेलरेशन है और 4 वो है वो
इनिशियल वेलोसिटी है। बोलिए समझ आया कि नहीं। अब आपसे ये कर्व बना मिल गया एक्सेलरेशन, और अब इसका उल्टा दे दिया जाए, मान लो v और t के बीच ग्राफ बनवाया जा रहा है, तो क्या आप बना सकते हैं? स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे? आपको इसका उल्टा दे दिया जाए, मान लीजिए कह दिया जाए एक्सेलरेशन 3 है और इनिशियल वेलोसिटी 4 है, और बताइए y और x के बीच ग्राफ या वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बना के दिखाइए। क्या मैं बना सकता हूँ? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आने लगेगा स्ट्रेट लाइन कैसे बनानी है और कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के तैयार करना है। तो पहला स्टेप हमने स्ट्रेट लाइन के साथ कवर किया बच्चों। अब आते हैं हम कुछ और चीज़ों पर, जैसे कि ये सर्कल है। देखिए सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको दूंगा कि सर्कल की जो इक्वेशन लिखी जाती है वो दो टाइप की इक्वेशन ऐसे एक लिखेंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें a और b आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड r जो है वो रेडियस है। तो इसको ऐसे करके बना के तैयार करते हैं बच्चों। ये जो पॉइंट हैं वो a, b कहे जाएंगे और इसके अलावा r इसकी रेडियस होगी। ये सर्कल की एक इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है बच्चों। या फिर इसे ऐसे भी लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। इसमें आपको बता रहा हूँ प्लस c इज इक्वल टू 0। बाकी इसमें कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे जाएंगे माइनस के g माइनस के f, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और जो रेडियस आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। ये आपको सर्कल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डीप में जा ही नहीं रहा, मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ। ऐसे ही आप एक देख लीजिए इलिप्स के बारे में। किसके? इलिप्स के बारे में। तो आप इलिप्स के बारे में ये देखेंगे कि दो टाइप्स की इलिप्स बनती हैं। एक इक्वेशन है, इक्वेशन एक ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन है। एक बार a बड़ा है b से और एक बार b बड़ा है a से। तो जब a b से बड़ा है तब इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, और जब b a से बड़ा है तब इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। और ये जो लंबाई है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 2a और ये लंबाई 2b कहलाती है। इसमें ये लंबाई 2b और ये लंबाई 2a। इसे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस भी कहते हैं, और यहाँ इक्वेशन से इनको कंपेयर कर लेते हैं। इसके इस्तेमाल यहाँ पे एसएचएम में होगा, इसलिए थोड़ा अभी दे दिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में इसका यूज आएगा, अभी आ नहीं रहा, इसलिए ज़्यादा डीप में मैं जा नहीं रहा। और ऐसे ही हाइपरबोला भी है। हाइपरबोला की भी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऐसी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है, इज इक्वल टू 1। ऐसे तो जैसा कि ये एलिप्स का में प्लस आ रहा है, हाइपरबोला में कि माइनस आ, यहाँ पर भी दो केस होते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। पर एक केस स्पेशल आता है जिसमें जब ए इज इक्वल टू बी टाइप, बी वाला केस आता है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसमें और भी केसेस हैं, और ये एसिम्प्टोट्स के बीच के एंगल 90 डिग्री हैं। वो सारी की सारी बातें आपको डिटेल में मैथमेटिक्स में ही कराई जाएंगी। ये कर्व ऐसा आता है बच्चों, एसिम्प्टोट्स के बीच में जब एंगल 90 हो जाता है तब इक्वेशन जो हो जाती है वो हो जाती है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस टाइप की, और ए बराबर वी हो जाता है तब। तो जब ये स्पेशल केस आता है ना, तो इसको देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वैल्यू पुट कर करके ही आपको कर्व बना के तैयार करने हैं। अब वैल्यू पुट कर करके कर्व कैसे बनते हैं? x की वैल्यू कुछ रखो तो y की वैल्यू कुछ मिलती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ c अपॉन एक्स, वाई इज इक्वल टू c अपॉन एक्स, तो जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो न्यूमरेटर घटता, तो y घटता जाएगा। तो यही हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ा है y घटा, और ये घट रहा है बच्चों, इनफाइनाइट को जाता है, ये इनफाइनाइट को, और ये भी ये इनफाइनाइट को, ऐसे करके जाते हैं। और यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट को, इस वाले में जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा तो ये बताया जाएगा, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस एसिम्प्टोट्स जैसा काम करती हैं, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है एसिम्प्टोट्स के, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। वो डिटेल में आपको मैथमेटिक्स में ही पढ़ना है। पर यहाँ पे फिजिक्स में कहाँ का इस्तेमाल होगा? जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ग्राफ होगा, उन सब चार्ज के पोटेंशियल का ग्राफ होगा, उन सब में 1/r का रिलेशन चल रहा होगा। तो 1/r यानी कि 1/x टाइप, जैसे कि मान लीजिए कि पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा KQ/R, तो y एक्सिस पे हम वोल्टेज रख देंगे, x एक्सिस पे r रखेंगे, तो आपसे कहा जाएगा v और r का ग्राफ बनाइए। तो v और r का ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि y अपॉन x, देखो y 1/x और ये पूरा टर्म कांस्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे भी ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती रहेंगी ये चीज़ें। तो मैं यहाँ पर पहुँच गया, आपको अभी कोऑर्डिनेट के सारे ग्राफ्स के साथ मैंने डील करना आपको सिखा दिया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट अकेला नहीं रखना है अपने पास, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ अपने नोट्स बना करके लिखना है, तो ये काम की है वीडियो आपके लिए, अन्यथा किसी काम की
नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं है। फिर चलिए इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख के रखिए साथ ही, फिर हम इसके बाद आपको इन ग्राफ्स को बताएंगे, तब आपको आएंगे मोशन के ग्राफ्स के लिए। चलिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स और देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स का बहुत यूज है यहाँ पे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, और जो भी वैल्यूज आपको याद रखनी है वो अगर ग्राफ आपको पता है तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अनंत तक याद नहीं रखनी है, आपको तुरंत ही आपको पता चल जाया करेगा कहाँ क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं एक सिंपल y = sin x का ग्राफ आपके सामने बनाता हूँ और बना करके उसमें वैल्यू कैसे याद रखनी है ये भी आपको बताऊँगा। ठीक है, ये रहा आपका sin x का कर्व, और जैसे ये आगे है वैसे ही ये पीछे भी है। ठीक है, पर थोड़ी सी बातों पर यहाँ चर्चा करने वाले मैं आपको बता दूं, ये जो गोल सा भाग है ना, इसका आधा हिस्सा π/2 एंगल का है। ये आधा हिस्सा π/2 एंगल का है, यहाँ 0 से शुरू होता है ये π/2 एंगल, तो ये आधा और होके पाई एंगल हो गया, यानी कि 90 180, और पाई और जोड़ दीजिए तो 3π/2, और π/2 और जोड़ दीजिए तो फिर हो गया 2π। π/2 जोड़ रहे हैं, हर एक हिस्सा π/2 एंगल का है, और ये मिनिमम जो है वो -1 तक पहुंचेगा और मैक्सिमम जो है वो +1 तक पहुंचेगा। ये इसका कर्व है, और आगे इतना ही बता रहा हूं क्योंकि बाद में ये पीरियडिक फंक्शन है, बार बार ऐसा ही का ऐसा रिपीट होने वाला है, इसीलिए यहां पर ये बात ध्यान रखिए। और ये वैल्यूज ऐसे ऐसे करके बढ़ती हैं, ये आपको पता है पहले से ही, जैसे कि 0, π/6, π/4, π/3, π/2 और 2π/3, ऐसे करके वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। कैसे? 0 30 45 60, सॉरी 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे π/6 सॉरी π/2 90 120, ऐसे करके वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो आप ये देख लीजिए 0 पर वैल्यू 0 आती है साइन में, तो 0 पर वैल्यू 0, π/6 पे वैल्यू 1/2, फिर ये वैल्यू 1/√2, फिर ये वैल्यू √3/2, फिर ये वैल्यू 1 के बाद फिर ये घटने लगेगी √3/2, फिर ये और घटने लगेगी, वैसे वैसे जैसे जैसे बड़ी है वैसे वैसे घटती जाएगी, तो जैसे जैसे बड़ी है वैसे वैसे घटेगी। तो आपको ये याद हो जाएंगे इसके साथ ही कि जैसे जैसे घटाते जाओ, फिर 120 के बाद कितना आएगा बच्चों, 15 और जोड़ दीजिए 135 के बाद फिर कितना आएगा, फिर 15 और जोड़ दीजिए 150 के बाद 180। तो जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे घटा, यानी कि देखो पहले 1/2 पर पहुंचा होगा, फिर ये 1/√2 पर, फिर ये √3/2 पर, फिर ये 1 पर, तो ये 1 पर कहाँ पे आ गया, π/2 पर, फिर 30 और बढ़ा दीजिए 120 पर, फिर से √3/2, फिर से 135 पर 1/√2, फिर से 150 पर 1/2, फिर 180 पर फिर से 0। ठीक है, फिर ये ऐसे ही नेगेटिव में बढ़ा, ये नेगेटिव में -1/2 हुआ होगा 180 के 30 और बढ़ा के, यानी कि 210 पे, यहाँ -1/2 पे पहुंचा होगा, फिर 15 और बढ़ा दीजिए, फिर कितने पे आ गया होगा, -1/√2 पर, 15 और बढ़ा दीजिए, फिर ये कितने पे आ गया होगा, माइनस के √3/2 पर, फिर 30 और बढ़ा दीजिए, 270 पे आगे कितने पे पहुंच गया, -1 पर, फिर ऐसे ही फिर बढ़ाते जाइए। क्या सिमेट्रिकली बातें समझ आ रही हैं? 1/2 1/√2 √3/2 1, √3/2 1/√2 1/2 0, वापस वहीं आया, और कैसे कैसे बढ़ा, 0 से 30 45 60 90, फिर 120 135 150 0 180, फिर ऐसे ही 30 और बढ़ा दीजिए, 210 225 240 270, तो यहां पे -1 पे आया, फिर ऐसे ही और बढ़ाते जाइए, 30 और बढ़ा दीजिए, 300 315 330 360 पे आके फिर 0, और बढ़ कैसे रहा है, फिर -1 से फिर -√3/2, फिर -1/√2, फिर -1/2, फिर 0। ये ध्यान रखना है आपको, इतना कर्व ऐसा ही फिर रिपीट होता जाएगा अनंत तक। ये ग्राफ की जो रेंज है वो कहां से कहां है, रेंज बिलोंग टू -1 से लेके +1 तक, और डोमेन जो है वो डोमेन है आपकी x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के +∞ तक। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें, साइन के कर्व में। ठीक है बच्चों, ये साइन का ग्राफ हो गया। अब आ जाते हैं y = cos x के ग्राफ पर। ध्यान से देखना सारी की सारी बातें। अब cos x का ग्राफ इसका थोड़ा सा जस्ट ऐसा बनता है, ठीक है, इस प्रकार का ये ग्राफ आपका cos x का बन के तैयार होगा। ठीक, अब ये देख लीजिए, इसमें आप एक बात देखिए कि यहाँ पर 90 पर वैल्यू जो होती है वो 0 पे पहुँचती है, और 0 पे वैल्यू 1 होती है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू ये 1 है और यहाँ पे वैल्यू ये -1 है।
ठीक है, ये π/2 है, हर एक टुकड़ा सर्कल जैसा भाग है ना, इसका आधा टुकड़ा कितने का है, π/2 का। तो ये वैल्यू कितनी हुई बच्चों, पाई, और ये कितनी हुई 3π/2। तो जैसे जैसे π/2 बढ़ते जाएंगे और वैल्यूज ऐसे ही ऐसे करके सिमेट्रिकली, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से 1 पे फिर √3/2 का नंबर आएगा। तो बस देखो 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, फिर 1/√2 का नंबर, फिर 1/2 का, तो 60 पे वैल्यू 1/2, फिर π/2 पे 0, फिर ऐसे ही नेगेटिव में पाई पर वैल्यू -1, ऐसे करके ये y = cos x का ग्राफ है। एक कुछ खास बात आपको यहां बताता हूं, देखिए मान लीजिए आपके पास 3 इक्वेशन लिख रखी हैं, y = x, एक लिख रखी है y = x+1, एक लिख रखी है y = x-1। अगर मैं तीनों की लाइन बना के तैयार करूं तो पहली इक्वेशन हो गई, वो ऐसी बन गई, ये लाइन y = x, ये लाइन है y = x, और x में एक जोड़ दीजिए, तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1। अब इसकी इक्वेशन बना रहा हूं, वाह, तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 है, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 है। तो ये सेकंड वाले की जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ऐसे बन के तैयार होगी, यहां -1 और यहां 1, ये कौन सा है, सेकंड कर्व। अब थर्ड देखो, तो जब थर्ड देखोगे तो आप ये देखोगे, जब y की वैल्यू 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, थर्ड वाले में, और जब x की वैल्यू 0 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, यानी कि ये यहां मिलने वाली है। अब इसमें आपको क्या समझ आया कि जब आप x में एक जोड़ रहे हैं, x में एक जोड़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन उतनी पीछे खिसक गई, देख जोड़ा तो एक पीछे खिसक गई, और घटाया तो एक आगे चली गई। तो x में जितना भी भाग जुड़ता है ग्राफ उतना ही पीछे चला जाता है y और x के टर्म में, और जितना भाग घटता है ग्राफ उतना आगे चला जाता है। जैसे कि यहां पर एक घटा तो ये ग्राफ एक आगे चला गया। अब ये यहां क्यों बता रहा हूं, देखिए जरा, ये ग्राफ क्या है, y = sin x, और ये cos x है। cos x को ऐसे लिखा जा सकता है sin 90 - x, लिखा जा सकता है कि नहीं, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए cos x को sin 90 - x लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें x में 90 घट रहा है, ठीक है, सॉरी -x में 90 जुड़ रहा है, ये ऐसा कर्व है। लेकिन एक इक्वेशन और होती है sin 90 + x, यानी कि 90 जुड़ना। अब इसमें देखिए जरा कि जैसे ही मैंने इसको जोड़ दिया, देखो π/2 जोड़ना, 90 जोड़ना यानी कि π/2 जोड़ना, ये भी तो y = sin 90 + x है, ये cos x ही होता है, sin 90 + θ cos θ, ये आप पढ़ने वाले हैं मैथ्स में, ये cos x हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे जैसे ही मैंने sin x में 90 जोड़ दिया तो ग्राफ 90 पीछे खिसक आया। देखिए ये ग्राफ 90 जोड़ने पर ये 90 पीछे खिसक आया, तो इसमें π/2 जोड़ने पर π/2, जैसे कि यहाँ 1 जोड़ने पर 1 पीछे खिसका था, वैसे ही यहाँ π/2 जोड़ने पर ये π/2 पीछे खिसक गया है। तो साइन कॉस के ये ग्राफ हो गए। एक ग्राफ tan का और आता है, उसे आप देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो tan का ग्राफ ऐसा आ जाता है बेसिकली, क्योंकि 90 पर वैल्यू इनफाइनाइट को ट्रेंड करती है, तो tan का ग्राफ ऐसा आ जाता है। अब ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा बता नहीं रहा, π/2 ये माइनस के π/2, तो ये किसका हो गया, y = tan x का हो गया। ऐसे ही आप और ध्यान रख लीजिए y = log x का ग्राफ, y = log x का ग्राफ। तो यहाँ पर भी बेस चलता है log का। तो दो टाइप के बेस होते हैं, एक >1 और एक <1। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब >1 हो, जब >1 हो तो ये कर्व बनता है, और जब <1 हो तो ऐसा कर्व बनता है। ये y = log x का ग्राफ है, इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस। एक e⁻x का और ग्राफ बता रहा हूं, ये ऐसा बनता जाएगा, y = e⁻x। क्योंकि जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये जो y आएगा वो e के बराबर आएगा, और e होता है एक्सपोनेंशियल, और e की वैल्यू आती है बच्चों 2.7 के समथिंग। अप्रोक्स लिख रहा हूं क्योंकि ये रेशनल नंबर आता है। आपको इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, जब हम डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन वगैरह पढ़ाएंगे फिजिक्स में आपको, तब आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है एक्सपोनेंशियल की। तो इसकी वैल्यू 2.7 होती है। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2.7, यानी कि यहाँ, और जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो ये 1,0 से जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे x, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे x घटाते जाओगे तो ये 0 की तरफ ट्रेंड करता चला जाएगा, वो इनफाइनाइट की तरफ ऐसे करके चला जाएगा। तब ऐसे करके ये आपको ग्राफ ध्यान रखना है, e⁻ का, log का, tan का, cos का, sin का। देखिए यहाँ तक कि मैंने मैथमेटिक्स के सारे ग्राफ्स कवर कर दिए। अब इनको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना उस पर हम धीरे धीरे आ रहे हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। तो फिजिक्स में बच्चों हमको वही ग्राफ पढ़ने हैं जो फंक्शंस हमने आपके सामने रखे हुए थे मोशन में अभी। तो मोशन में कौन कौन से फंक्शन हमने आपके सामने रखे हुए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच, और एक वेलोसिटी और टाइम के बीच, एक एक्सेलरेशन और टाइम के बीच, और 3 इनके आपस में, जैसे कि x और v के बीच, और v और a के बीच,
और ए और एक्स के बीच। तो इस प्रकार से हम कुल 6 ग्राफ्स फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं और बनेंगे उन्हीं जैसी कि इक्वेशन हमने वहां बना करके रखी थी बच्चों। देखिए अब एक ग्राफ वहां पे हमने आपको नहीं बता पाया, वो बहुत यूज होता है, उसको हम यहाँ पे स्पेशली लिख के बता रहे हैं, जो कि है पैराबोला। देखिए पैराबोला कैसे इस्तेमाल होगा। पैराबोला आपको 2 प्रकार से पढ़ाया जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप और एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप। देख लीजिएगा, पर ये पैराबोला में y की पावर 2 चल रही है, यहाँ पर x की पावर 2 चल रही है, तो यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के पैराबोला हैं। कैसे हैं समझाता हूँ। एक पैराबोला का ग्राफ ऐसा बनता है, क्या बोला का, पैराबोला का, और एक पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है। आप इस बारे पैराबोला को ऐसे ध्यान रखिए कि इसमें y बराबर एक्स स्क्वायर आपने शुरू में कभी देखा था, तो y बराबर जो एक्स स्क्वायर है, तो ये इस टाइप का x की पावर 2 चल रही हो, y की पावर 1, तो ये वाला कर्व बनेगा। यानी x की पावर 2 और y की पावर 1 हो तो ये वाला कर्व बनने वाला है। तो ये इस वाले कर्व के लिए ग्राफ है, इसके लिए, ठीक है। तो ये वाला इसके लिए है। पर फिजिक्स में इसका क्या भाग इस्तेमाल होगा, फिजिक्स में y की केवल एक भाग इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब 2 पावरें होंगी और y एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये वाला जो है ना, ये y एक्सिस की पैरेलल लाइन इसको एक से ज़्यादा बार काट रही है, तो y की पावर 2 होंगी x के रिस्पेक्ट में, तो ये हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे फंक्शन में। इसी क्यों नहीं कर पाएंगे, उसको हम आपको आगे फंक्शन में डिटेल में बताएंगे। कि जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल को एक फंक्शन नहीं होता। क्यों फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों की पावर 2 होती है, एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट मिलते हैं। वो सब फंक्शन को डिटेल में मैथमेटिक्स में ही पढ़ना है। पर मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे ही पढ़ पाएंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे नहीं पढ़ने वाले इसमें से। इसका एक भाग ही पढ़ने वाले हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसमें से भी हम एक हिस्सा पढ़ेंगे, या तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इनका कर्व बना के आपको बताऊं, तो जैसे पूरा सर्कल है तो उसका एक भाग प्लस का ये है और एक भाग माइनस का ये है। तो या तो इतने का पढ़ेंगे या इतने का पढ़ेंगे। एक्चुअली इंटीग्रेशन वगैरह भी आप तभी कर सकते हैं जब आप एक भाग पर चर्चा करें, क्योंकि प्रॉपर फंक्शन में 2 भाग हो जाएंगे तो एक इनपुट पर एक से ज़्यादा आउटपुट मिल सकते हैं, y की 2 वैल्यूज मिल सकती हैं, इसीलिए वो फंक्शन वैलिड नहीं हो पाता। इक्वेशन आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आप आगे पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे ही। तो चलो यहाँ इतना मैथमेटिक्स का काम खत्म करते हैं, अब फिजिक्स के ग्राफ्स पे आते हैं। तो पहला ग्राफ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी x और t के बीच ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी x और t के बीच ग्राफ हम पहला आपके सामने ऐसा बना रहे हैं। मान लीजिए टाइम इधर है, x इधर है, और ये मैंने आपके सामने ऐसे बना के रख दिया। इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि काले मार्कर से सफेद बोर्ड पर छपा हुआ है, एक आदमी खड़ा है जो इसको बता रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये पार्टिकल किस प्रकार से मोशन कर रहा है, कैसे कैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ये ग्राफ किसका है? ये इस वाले पार्टिकल में मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया x बराबर 2 है, x बराबर 2 मीटर है। तो मैं ये क्या कहूंगा कि पार्टिकल 2 मीटर चल रहा है, या मैं ये कहूंगा कि ये पार्टिकल रुका हुआ है। ये बच्चों ग्राफ है रेस्ट का, यहां पर पार्टिकल रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि जैसे इधर की एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है और इधर की एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे टाइम तो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट ना तो ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। तो बच्चों ये ग्राफ देख के आपको ये समझ आना चाहिए कि इस वाले ग्राफ में पार्टिकल रेस्ट पर है। जब एक्स और वाई के बीच में कॉन्स्टेंट लाइन बनी, यानी कि टाइम तो बदले पर डिस्प्लेसमेंट ना बदले। डिस्प्लेसमेंट किधर बदलेगा? ऊपर या नीचे, यानी या तो घट रहा हो या ऐसे। कब पार्टिकल मोशन में आएगा? जब ऐसे ग्राफ बने या ऐसे ग्राफ बने या कोई और ऐसे घुमावदार बने। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? यानी कि टाइम के साथ या तो डिस्प्लेसमेंट घटे या डिस्प्लेसमेंट बढ़े तो मोशन है, और सीधा ही बना रहा तो क्या खाक मोशन है? हाँ, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पहला ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन ऐसी बन के तैयार हो रही है, समझ जाइए पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। अगर लड़की मुंह धो करके फेस वॉश लगा करके बैठीजिए तो समझ लीजिए वो कहीं नहीं जा रही, अब वो घर पे ही रहने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ ऐसा भी बनाया जा सकता है, ग्राफ ऐसा भी बनाया जा सकता है। इससे देखकर हमें क्या समझना है वो आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप खुद ही करने लगेंगे, बस मुझे बेसिक बातें आपको बता देनी चाहिए।
मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, यहां पे 4 तक रखते हैं और ऐसे करके मैं मिला ही दे रहा हूं। ये मैंने आपके सामने ऐसे मिला के रख दिया। ये समझ जाइए कि 1 सेकंड में पार्टिकल 1 मीटर चल रहा है। शुरुआत 0 से करी उसने, शुरुआत 0 से करी। तो यहां पे मान लीजिए ऐसे लिख दूं 1 2 3 4, ऐसे यहां पे भी लिख दूं 1 2 3 4। तो ये समझ जाइए कि 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2, 3 सेकंड में 3, 4 सेकंड में 4, ऐसे करके पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो इससे क्या चीज पता चल जाएगी मुझे कि पार्टिकल प्रत्येक सेकंड में एक की स्पीड से चल रहा है, एक की वेलोसिटी उसने अटेंड करी हुई है, क्योंकि प्रत्येक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलना। और ये आपको एक बात और बताता है कि मोशन यूनिफॉर्म है। जब स्ट्रेट लाइन हो तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही आप चलेंगे। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हो तो आप इसमें स्पीड बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो आप वेलोसिटी भी बता सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल की जो मोशन है वो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ है। तो यहां पे मैं तो कह सकता हूं स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकंड है और पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो भी 1 मीटर पर सेकंड है। तो ये ग्राफ देख के ये बात समझ आती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक इस प्रकार का ग्राफ हो गया, और भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बता रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को और डिटेल में एक सराबी वाले क्वेश्चन से समझाते हैं। मान लीजिए एक सराबी है, एक स्टेप 1 मीटर लंबा रखता है। तो 1 सेकंड में एक स्टेप रखता है 1 मीटर लंबा, दूसरी सेकंड में एक स्टेप ऐसे, फिर एक स्टेप पीछे आता है, फिर आगे 2 स्टेप रखता है, फिर एक स्टेप पीछे आता है, ऐसे चल रहा है। समझ जाइए कि मतलब पहले एक स्टेप 2 स्टेप, फिर एक स्टेप पीछे आएगा, फिर यहां से फिर 2 स्टेप, फिर एक स्टेप पीछे आएगा, फिर यहां से 2 स्टेप, फिर एक स्टेप पीछे आएगा। इस प्रकार का उसका मोशन है। तो इस मोशन का आपसे एक कर्व बनवाया गया। कर्व ये बनवाया गया, तो 2 स्टेप वो रखता है आगे और एक स्टेप रखता है वो पीछे। जो उसका हर एक स्टेप है वो 1 सेकंड में 1 मीटर का है, ऐसे समझ लीजिए। आपसे कहा ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, x और t के बीच आपको ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैं यहां पर कुछ स्टैंडर्ड, मान लीजिए आपसे x और t के बीच ग्राफ 10 सेकंड तक बनवा रहा है। कितने समय तक बनवा रहा है? 10 सेकंड तक। चलिए मैं 10 सेकंड तक बनाता हूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। तो पहले मैं 10 सेकंड के लिए यहां पे मार्क कर लूं पॉइंट, ठीक है। इधर t ले रहा हूं और इधर x ले रहा हूं। मान लीजिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे ऐसे करके मार्क कर लीजिए सेकंड्स, 3 2 1 0, ठीक है। अब वो चलना शुरू कर रहा है। पहला हर एक स्टेप 1 सेकंड का, 1 मीटर का है 1 सेकंड में। तो पहली 2 सेकंड में उसने 2 मीटर चल लिया बच्चों। तो एक बार यहां मिला दीजिए, एक बार यहां, और यहां पहुंचा दीजिए सराबी को। पहुंच गया। अब एक स्टेप वापस लौटेगा, तो फिर अगली सेकंड में, तीसरी सेकंड में एक वापस लौटा, फिर अगली 2 सेकंड तक यहां पे भी ऐसे लिखते चल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके लिखता जा रहा हूँ। केवल 10 सेकंड तक के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल में बनाते जा रहा हूँ, जिससे कि कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाएगी। देखिए बाद में मिटा देंगे, हैं। आगे नहीं बना के रखना, अभी समझाने के लिए हम आपको ऐसे बना रहे हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कब कहाँ लौट के आना है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको सही से समझ में आ जाए। देखिए तो पहली 2 सेकंड तक 2 आगे गया, फिर एक पीछे लौटा है। तो देखो पीछे लौटना ऐसे बनाएंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लौटा ना, टाइम तो बढ़ ही रहा है ना, तो टाइम तो आगे बढ़ाओ, डिस्प्लेसमेंट को पीछे। देखिए अब अगली 2 सेकंड तक, अब आगे 2 स्टेप रखिएगा, फिर कहां पहुंचेगा? 1 से 3, कितनी सेकंड में? 5 में। तो 3 यहां पहुंच गया ना, ठीक है बच्चों। अब अगली 1 सेकंड तक छठवीं में लौट के वापस आएगा। कहां पे आएगा? 2 पर। तो 6 में इसको 2 पर ले आइए। फिर अगली 2 सेकंड में यहां से 8 पर यहां पहुंच जाएगा। फिर अगली 1 सेकंड में इसको वापस लाइए 9 में, और फिर 10 में 2 आगे पहुंचा दीजिए। तो ये आपका ग्राफ हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अरे बोलो समझ आया कि नहीं? तो ऐसे करके ढेर सारे ग्राफ बनवाए। जैसे एक एनसीईआरटी में एक साधारण सा क्वेश्चन है कि इसमें 5 स्टेप आगे 3 पीछे चलता है, वो ज़्यादा लंबा बनता है चित्र, इसीलिए मैंने आपको छोटा सा बना के दिखाया। उसका भी कर्व वैसे ही बनेगा। और ये पूछा गया है कि 13 सेकंड बाद वो गड्ढे में गिर जा रहा है, तो कितने सेकंड बाद गड्ढे में गिर जाएगा, क्या होगा? ऐसे करके आपसे ग्राफ भी बनवाए जा सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ऐसा बनेगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ लिया जाता है इसी में, तो
तो आपको हर एक सेकंड में डिस्टेंस बढ़ा के चलनी, तो आप सीधे सीधे बनाते जाते, 10 सेकंड में 10 मीटर पे पहुंचा देते इसको, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ती ही जाएगी ना। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वापस लौटने पर आपने नेगेटिव लिया, पर डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड है, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसके लिए। तो सीधे सीधे आपको बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनाना है। और मुझे एक और बात यहाँ पे आपको बतानी थी कि इसका जो स्लोप है, ये जो एंगल है tan थीटा, ये आपको वेलोसिटी देता है, tan थीटा वेलोसिटी देता है, ये स्पीड देता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि कितने सेकंड में कितना उठ रहा, जैसे कि 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, तो यानी कि ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो स्लोप होती है बच्चों। या फिर हम कहते हैं ये tan थीटा भी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यही तो स्पीड है, क्योंकि 2 मीटर चला 2 सेकंड में चला, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 2/2 यानी कि 1, तो 1 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्पीड भी पता चल सकती है। इस प्रकार से ये छोटा सा ग्राफ मैंने आपको बना करके दिखा दिया। और आपको आते हैं दूसरे प्रकार के ग्राफ पर। अगला वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको जरा ढंग से समझना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे ग्राफ्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, और इससे स्पीड और टाइम ग्राफ भी बनाया जा सकता है, वो अलग बात है। पर इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को और आगे भी बता रहा हूं, जब वेलोसिटी को थोड़ा समझ लेंगे, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, तब एक प्रकार का ग्राफ। अभी तो मैंने सिर्फ इसमें यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है, और भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं ना डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अरे है कि नहीं? तो इसमें आप क्या देखेंगे, t की पावर 2, तो x और t में अगर ग्राफ बनवाया जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनवाया जाए, तो t की पावर 2 चल रही, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा ना, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 1। तो यहां पर पैराबोला ग्राफ है, और पैराबोला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां पर y की पावर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। तो कैसा ग्राफ बनाया था पैराबोला में, वैसा ही ग्राफ बनने वाला है, वो भी आपको एक आध क्वेश्चन करा देंगे। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लीजिए। अब आपसे कहा जाए, मान लो मैं बिल्कुल फिर से वैसे ही शुरू कर रहा हूं, ये इधर वेलोसिटी दे दी, इधर टाइम दे दिया, और यहां पे मैंने लिख दिया 2 मीटर पर सेकंड। बताइए पार्टिकल चल रहा है कि रुका हुआ है? जल्दी कमेंट कर दीजिए। पार्टिकल चल रहा है और यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 2 है। तो प्रत्येक यहां पे देख के ये मन समझा कि पार्टिकल रुका हुआ है, पार्टिकल चल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, यानी 1 सेकंड बाद भी 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 2 सेकंड बाद भी, 3 सेकंड बाद भी। तो इसे देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन 0 है। क्या 0 है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वाली हिंट कहां से मिली? वेलोसिटी के चेंज से। यानी कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती या घट रही होती तो मैं कहता एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी का जो स्लोप आएगा वहां से मुझे पता चलेगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जो स्लोप आएगा वहां से क्या पता चलेगा? एक्सेलरेशन। यानी कि ऊपर को अगर उठ रहा है, ये थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ये थीटा की वैल्यू नेगेटिव, यानी थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि tan थीटा पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी का स्लोप यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ रही है और ऐसे वेलोसिटी घट रही है। चलिए मान लीजिए एक कर्व मैं आपके सामने बनाता हूं और उससे आपको सारी बातें समझाता हूं। मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v हुई, तो वही वाला ये कर्व आ गया बच्चों, मैंने शुरुआत में आपको बताया था v = u + at, है कि नहीं? एक्सेलरेशन आ गया और स्ट्रेट लाइन वाला ये कर्व बन गया, और इसमें आप देखेंगे कि नेगेटिव में टाइम नहीं ले रहा, मैं t बराबर 0 से सिचुएशन को शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैंने पीछे ग्राफ नहीं बनाया है। तो इधर टाइम बढ़ रहा है, तो आप ये देख लीजिए यहां पर वेलोसिटी की हाइट कितनी हो चुकी है? v हो चुकी है, और शुरुआत में वेलोसिटी की हाइट यहां कितनी थी? u थी, और ये टाइम 0 से लेके कितना हो चुका है? t हो चुका है। तो अगर आप ये एंगल निकाल लें बच्चों, ये tan थीटा, तो इस tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आपको एक्सेलरेशन दे देगी। कैसे निकालें tan थीटा की वैल्यू? tan थीटा वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखेंगे ये v है, ये u है, तो यहां तक की वैल्यू क्या बची बच्चों? v - u। ये वैल्यू क्या है यहां तक? v - u, और इधर ये क्या है? t। तो जो tan थीटा आएगा वो v - u अपॉन t आएगा, और यही tan थीटा क्या है? एक्सेलरेशन है, यानी स्लोप ही तो एक्सेलरेशन दे रही है, तो v - u अपॉन t = एक्सेलरेशन। तो यहां से क्या पता चला कि v - at इधर कर दो तो v = u + at। तो जो मैंने कहा था वही इक्वेशन है y और x में, या फिर मैं कह दूं v और t के बीच में ये इक्वेशन है। इसमें और क्या पता चल सकता है? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से। बाद बाकी आप इनका एक कर्व बना लीजिए, ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लो मैंने एक छोटा सा आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लिख रखा है, ऐसे समझ लीजिएगा कि यहां से पार्टिकल ऐसे गया, एक बार ये, एक बार मान लो मैंने आपके सामने ऐसा कर्व बनाया, और एक बार मान लो आपके सामने मैंने ऐसा कर्व बना रखा है। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2, ये 4, ये 2 सेकंड और ये
6 सेकेंड, ऐसे करके इधर टाइम है इधर वेलोसिटी है, ऐसे बना दिए। एक बार इधर वेलोसिटी और इधर टाइम, यहाँ पर टाइम मान लो 6 सेकेंड ले ली और यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ले ली। इस वाले केस में टाइम ऐसे करके और वेलोसिटी ऐसे करके, और वेलोसिटी को धीरे धीरे मैंने बदला 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सेकेंड ले लिया और वेलोसिटी को भी 1 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंचा दिया। तो आप ये देखेंगे कि 0 से लेकर के 6 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई है 6। तो ये एंगल से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू? वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ है 6 और टाइम कितना लगा है 6, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। स्लोप से आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं इसमें, कैसे बताएंगे? देखो आपको हिंट मिल रही है यहाँ पर कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 1 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं? तो देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u कितना था 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/2, a कितना है 1 और टाइम का स्क्वायर कितनी सेकंड में पूछा गया है 6, यानी कि 36। तो ये आया बच्चों 18 मीटर, यानी कि टोटल 18 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इस केस में। अब इस केस में देख लीजिए, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है इसमें 0, क्योंकि ना तो वेलोसिटी में चेंज ऊपर आ रहा है ना नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन में चेंज 0 है। तो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे? स्पीड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 2 और टाइम कितना है 6, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया इस केस में 12 मीटर। और इस केस में देख लीजिए, पहले यहां तक एक्सेलरेशन है वो भी माइनस का है, क्योंकि ये वेलोसिटी घट रही, फिर यहां कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो इसको हम 2 भागों में कर पाएंगे। यहां से लेके यहां तक का जो आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो ऐसे देखेंगे, देखिए कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना हुआ है, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है 4 से लेके 2 तक, यानी कि 2 - 4 और कितने सेकंड में 2 सेकंड में, यानी कि एक्सेलरेशन आया है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, और कितनी सेकंड तक रहा है ये 2 तक, बाद बाकी 2 तक वो 4 सेकंड के लिए 2 से लेके 6 कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो आप अगर हम 2 से लेके 6 तक डिस्प्लेसमेंट पूछते तो आप क्या लिखते? 4 तो है सेकंड टाइम और वेलोसिटी कितनी रही है 2, यानी कि 8 मीटर। तो ये हो गया, बाद बाकी यहां पर कितना आएगा s बराबर ut, u कितना है 4 और टाइम कितना लिया है 2 सेकंड, ut माइनस हाफ, ए कितना है 1, नेगेटिव है इसलिए माइनस लगा लिए, टी स्क्वायर कितना समय 2 सेकंड, यानी कि टी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये कितना हुआ बच्चों 2 और ये कितना हुआ 8, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 8 - 2 यानी कि 6 मीटर। 6 ये 8 ये, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया बच्चों 14 मीटर। पर आपको ऐसे करके ग्राफ में नहीं निकालना कभी भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे करते रहेंगे तो काफी समय हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है बच्चों, देखो इस कर्व को देखो, ये वाई एक्सिस के साथ ये जो कर्व बन रहा है उसके नीचे वाला हिस्सा देखो, ये हिस्सा आप ये देखेंगे कि इस हिस्से में जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है उसका एरिया देख लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इसका एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है 6, तो बेस 6 हाइट 6, यानी कि एरिया इसका जो आ रहा है वो 18 आ रहा है और आंसर भी तो 18 ही है। यानी कि क्या जानकारी मिल गई यहां कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका अगर आप एरिया निकालें तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। एक्चुअली फॉर्मूला भी तो यही है, dx/dt = v है, तो आप dx क्या लिखते हैं vdt और या फिर इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ vdt = dx, यानी कि इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया निकालना। ये हमने आपको शुरू में ही बताया था, जहां पे भी इंटीग्रेशन लग के आए ना तो आप समझ जाइए कि वहां एरिया निकलवा रहे हैं और एरिया से ही आपको दूसरी क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे एरिया निकलवाया, इंटीग्रेशन किया, तो आप सोच लीजिए यहाँ पर रेक्टेंगल बनना है या नहीं बन रहा, तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12, तो वही है। यहाँ पर भी देख लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये और एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये, तो देखिए जिस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट कितनी है 2 और बेस कितना है 2, तो 1/2, 2 × 2, एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया 2 प्लस ये रेक्टेंगल कितना हो गया, ये 2 और 2 ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये 4 प्लस ये कितना हुआ 4 और 2 8, तो ये भी तो 14 आया। तो आप एरिया निकाल लीजिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये हिंट हो गई। पर और भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और कुछ खास बातें आपको बताता हूं कि वेलोसिटी जरूरी थोड़ी ही है एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल को किसी भी बिल्डिंग से छोड़ दिया, बिल्डिंग से ऐसे छोड़ दिया, तो इनिशियली वेलोसिटी तो 0 हो गई और आपसे कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए, v = u + gt, यही तो कर्व बनेगा बच्चों। और इनिशियल वेलोसिटी अगर बिल्डिंग से छोड़ रहे हैं तो 0। या फिर दूसरी बात कहें कि आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका,
फिर वो ऊपर तक गई, फिर लौट के आई। चलो ये वाला करते हैं, ये तो छोड़ देना, तो बहुत सिंपल है। ऐसा करते हैं, एक बॉल को ऊपर तक भेजते हैं और मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगी। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, मान लीजिए मैंने इसको ऐसा करके ऊपर तक छोड़ा और ये थोड़ा थोड़ा इसकी वेलोसिटी घटी, फिर बढ़ी। पर जब घट रही है तब डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन जब बढ़ रही है तो डायरेक्शन नेगेटिव। ये क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस में एक बार आ चुका है। तो आपसे कहा एक बॉल है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न बैक्स टू द हैंड। तब आपको बनाना है ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर क्या रखा था, करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफ जो बनेगा वो पहले वेलोसिटी घटी, पहले वेलोसिटी कुछ दी थी तो घट के किसी भी समय में 0 हुई, फिर समय और बढ़ता गया लेकिन वेलोसिटी भी बढ़ती गई। तो आप ऐसे एक ग्राफ तो उसमें ऐसे दे रखा था कि बढ़ा दिया, पर वेलोसिटी है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जब आप बॉल को ऊपर फेंकें और वो वापस नीचे आए, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसके लिए हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टी समय तो उतने ही समय में ये वापस भी यहां आई। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान में रखिए कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो जितना राइट एंगल ट्राइंगल पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो एरिया 0, यानी कि बॉल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट 0। तो वैसे भी तो 0 ही है, आपने ऊपर को फेंका और वापस यहीं आ गई, तो एरिया भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। पर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप एरिया का मैग्नीट्यूड देख लें। मान लीजिए कि ये v और यहां पे भी ये v, और ये मान लीजिए t समय यहां तक और t समय यहां तक, टोटल टाइम हो गया 2t। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 बेस यानी कि vt, और इसका भी एरिया क्या आ जाएगा प्लस 1/2 vt। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एरिया नेगेटिव आ जाता अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता, तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता 0, पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 2vt आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता। मेरी बात समझ आई कि नहीं? पर ये आपको क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, वो अलग से करने। पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स में एरिया क्या देता है, एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे सकता है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो डिस्टेंस, और अगर आप प्लस माइनस में प्रॉपर लेके चलेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और बात आपको बताते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और कुछ खास बातें बच्चों समझते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस प्रकार का बना मिल गया, तो आप इसे देख के ये समझ जाइए कि वेलोसिटी का जो टाइम के साथ रिलेशन है, वहां से जो स्लोप मिल रही थी वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए कभी स्लोप ऐसी है, कभी स्लोप 0 है, फिर स्लोप बढ़ रही है, यानी कि स्लोप जो होता है वो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इस केस में बढ़ रहा है। तो एक्सेलरेशन जब बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन मतलब वेरिएबल हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप ऐसे ग्राफ्स को डायरेक्टली ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये तभी तक वैलिड हैं, ये कब तक वैलिड है, ये कैसे मानी थी मैंने, ये तब मानी जिनमें a कांस्टेंट आ रहा है। फिर आपको ग्राफ का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन ठीक ठाक सा होगा, हो तो जाएगा। पर एक आइडिया आपको दिमाग में दे रहा हूं मैं भी, आगे डिटेल में जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो इनके एरिया से भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ऐसा कोई खास काम नहीं है, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे और इसका जो एरिया ये आएगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट देगा। पर इसका इंटीग्रेशन करना अभी सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी। इसका इंटीग्रेशन भी कोई खास नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा है पैराबोला, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लीजिए y = x स्क्वायर, और इंटीग्रेशन आपको करना है तो v क्या लिखा जा सकता है, dx/dt। ठीक है, तो टाइम के साथ रिलेशन दे दिया, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन दे दिया, तो dx/x स्क्वायर इस प्रकार से dt ऐसे कर लीजिए इंटीग्रेशन। या फिर ये जो वेरिएशन दे दिया v और t के बीच में वो ऐसे दे दिया, मान लीजिए v = 2t + t स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख लेंगे dx/dt, और इसे कर लेंगे 2t + t स्क्वायर, और dt इधर भेज देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके x तक, यानी कि इनिशियल से फाइनल तक, और इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। आपको रिलेशन देख लेना है कि कैसा कैसा रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब इसके साथ आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और डिटेल में थोड़ा सा एक्सेलरेशन वगैरह हो गया तो काम की बात क्या आती है। अब मान लो एक बार एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ और देख ले रहे हैं, 99% तक केसेस में आपको एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ ऐसा ही बना मिलेगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी तक वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर बदल रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही वैलिड नहीं, तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया जा चुका है, किसी पेपर में भी आया है, जेईई के पेपर में आया कि एक बॉल को डी हाइट से छोड़ा गया
और डी हाइट से छोड़ा, टप्पा खाया और टप्पा खा के वापस d/2 हाइट तक आई है। ये सीन है। अब इस सीन में आपसे, वाह क्या सीन है, अब इस सीन का ग्राफ देखिए आप। अब ग्राफ देखने के लिए पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कर्व ऑप्शन दे रखे होते हैं, ऑप्शन को देख के समझ में आने लगता है कहानी को। कहानी अगर फील हो जाए ना कि कैसे कैसे वेलोसिटी बढ़ी घटी है, तो आप उसके ऑप्शन देखकर ही टिक कर सकते हैं। पहली बात, मैं आपके सामने ग्राफ बना करके दिखाता हूं, तो उसमें ऑप्शन बना रहा हूं। चलिए, ये एक बार ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ये समझ लीजिए आप d/2 हाइट है और ये d हाइट है। तो पहले जो है इधर वेलोसिटी है और इधर d है। एक कर्व ये बना रखा है, मैं डायरेक्शन भी ये बना रहा हूं इसमें। एक कर्व ये बना रखा है, ये d और ये v, और ये d/2 और ये पूरा d, ठीक है। और एक कर्व आपका ऐसे बना रखा है, v और d, इधर d है, इधर d/2 है, ठीक है, आप समझ ही गए अब तो। फिर इधर ऐसे बना रखा है, d इधर और v इधर। पहली बात, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कर्व आपसे पूछा गया। आप चित्र देख करके हमेशा पहले फील करना सीखिए। आप d/d हाइट से छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, पर नेगेटिव डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव। मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको शुरुआत में ही कहा हुआ है कि आपको हमेशा ऐसे समझना है प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान के चल रहा है। तो जैसे जैसे यहां पर से आपने एक छोड़ी है बॉल, तो पहले क्या हुआ, इसकी जो है हाइट जो है वो घट रही है। अगर उसे ओरिजिन मान रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए। अगर लेकिन नीचे वाली जगह को जो ओरिजिन मान रहे हैं तो आप कहेंगे कि पहले ये हाइट घटते हुए आई, और ऊपर वाली जगह को ओरिजिन मान रहे हैं तो आप कहेंगे ये हाइट बढ़ते हुए आई। ऐसे समझ लीजिए। अब इस वाले कर्व में देखो कि ऐसे कर्व बना रखा है ये, पर ये वाला कर्व तो दो गलत कर्व तो मैं डायरेक्ट गलत बता सकता हूं, ए और ये डी। ऐसा कर क्यों? क्योंकि दोनों में वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है और वेलोसिटी की डायरेक्शन पलट रही है। टप्पा खाने से पहले कुछ है, टप्पा खाने के बाद कुछ है। आप देखिए, टप्पा खाने से पहले डायरेक्शन नेगेटिव है, फिर डायरेक्शन पॉजिटिव है, और हाइट बाद में कितनी हो गई है, d/2। अब कर्व ये वाला देखिए, पहले यहां पर ये कह रहे हैं पॉजिटिव है और बाद में ये कह रहे हैं नेगेटिव, तो ये कर्व इसलिए गलत है। इस वाले कर्व में ये कर्व क्यों सही है, देखिए ये कर्व, तो सॉरी ये कर्व गलत नहीं। देखिए जैसे 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 आप देख रहे हैं, पहले हाइट d थी, d से हाइट घटती जा रही है और वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है, फिर एकदम से डायरेक्शन पलट रही है, फिर पलट के डायरेक्शन जो है उसकी वेलोसिटी आधी रह गई, तभी तो अब की बार उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में और d/2 तक पहुंचा। तो ये डिस्प्लेसमेंट d/2 हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ d। अब इसे कर्व के द्वारा ये मैंने जो इक्वेशन बनाई है v = √2gd, इसे ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर दो कर्व यहाँ पर बहुत ध्यान में रखने वाले हैं। ये वाला क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रही है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन बच्चों वास्तव में वेलोसिटी तो बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो ये कर्व इसीलिए गलत है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे इसीलिए गलत है। ये क्यों सही है? ये इसीलिए सही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट घट रहा है पहले, पर टप्पा खाने के बाद एकदम वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव हुई, फिर घटी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। क्योंकि टप्पा खाया, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और वेलोसिटी घटेगी। इसमें कौन सी जगह ओरिजिन मानी गई है? जो जमीन है वो ओरिजिन माना गया है, इसलिए ये वाला कर्व सही है। ये कर्व क्यों गलत है? ये कर्व तो आप ऐसा समझ लीजिए, कर्व को गलत पहचानना सीख जाइए पहले। अगर गलत पहचानना सीख गए तो सही कर्व अपने आप समझ में आने लगेगा। एक और प्रकार का कर्व बना सिखा रहा हूं आपको, एक्सेलरेशन और टाइम कर्व। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो, एक एक्सेलरेशन टाइम कर्व में आपको एक क्वेश्चन से बताता हूं। ये मान लीजिए एक्सेलरेशन ऐसे प्रकार से, ये टाइम इधर, एक्सेलरेशन इधर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मान लो कि शुरुआत में एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² रहा, फिर 2 से घट करके 0 हो गया, और ये सेकंड ऐसे मान लीजिए ये 4 सेकंड यहाँ तक है और 4 सेकंड यानी 8 सेकंड ये हो गए, ठीक है। और आपसे कहा जाए, बताइए इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब 8 सेकंड पूरी हो चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो कर्व है, तो वो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कर्व आप क्या कहते हैं? a = dv/dt, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है। तो dv को क्या लिख सकते हैं हम? a dt। तो इंटीग्रेट कर दें तो वेलोसिटी मिल जाएगी कि नहीं? तो इंटीग्रेट करना यानी u से v तक, आपको क्या बताना, 0 से लेकर t तक फाइनल वेलोसिटी आपको पता चल जाए। अब इंटीग्रेट करना थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है और आपको ये पता है कि इंटीग्रेशन करना या एरिया निकालना बात एक ही है। तो आप इस कर्व का अगर एरिया निकाल लें तो भी आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना या एरिया निकालना, अब इसका एरिया कैसे निकालना है?
और ये क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ वी टी कर्व, एरिया ऑफ वी टी वो ए टी कर्व, ठीक है। तो v माइनस यू मिलेगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस एरिया ऑफ ए टी कर्व। सोचो ये आपको एरिया ऑफ ए टी कर्व में u जोड़ दो तो भी आपको क्या मिल सकता है, फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करूं तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में आपको हिंट के तौर पर u दे दिया जाता है। ऐसे u कह देंगे इफ u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कह देंगे, ठीक है। तो अब इसका एरिया देख लीजिए ये कितना है, ये एरिया, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है 1/2, बेस है 4 और हाइट है 2 यानी कि 12। इसका एरिया कितना आया 12 और ये u कितना है 2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड। एरिया और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी आपको, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी आपको कर्व मिल सकता है। मान लीजिए ऐसा ही कर्व एरिया और जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दे रखा होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम 4 सेकेंड। तो आपको एक फॉर्मूला और पता है, एक्सेलरेशन dv/dt है। मैंने कहा था आप इसमें dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो dx/dt क्या हो जाएगा v। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला v dv/dx भी है और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू a dx और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे u से लेके v तक इंटीग्रेट करके एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कर्व का एरिया, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी अगर इसमें पूछी जाती है आपको तो आप क्या करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स एरिया ऑफ a एंड x कर्व। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार कंपटीशन में, तो आपको डायरेक्ट अगर ये बात ध्यान में रहेगी तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। और अब से ऐसे सवालों में u दे दिया जाए, मान लो u इसमें दे दिया 2 मीटर पर सेकंड, तो आप u की वैल्यू 2 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v स्क्वायर बराबर 2 2 जा 4 प्लस इसके कर्व का एरिया कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 और 4 8। तो और ये आ गया √12 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे करके आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, कुछ और भी पूछ लिया जाए तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये वेलोसिटी टाइम कर्व, ये क्या क्या हमें सीखने को मिला इसमें। मैंने देखा पहले के ग्राफ्स जो है मैथमेटिकल ग्राफ किस प्रकार के होते हैं, तो उसमें मैंने आपको मैथमेटिकल ग्राफ्स कितने प्रकार के बताए, आपको स्ट्रेट लाइन बताया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। और इसके बाद मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जिसमें बताया साइन एक्स के, कॉस एक्स के, टेन एक्स के ग्राफ, उसके बाद लॉग एक्स का ग्राफ बताया था, e की पावर x का ग्राफ बताया था। ये सारी की सारी बातें मैंने आपसे करी थी। फिर इसको मैंने कहा था कि आप रिलेट कर सकते हैं इससे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व से, वेलोसिटी टाइम कर्व से, एक्सेलरेशन टाइम कर्व से। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट रहता है तो ग्राफ कैसा बनता है, वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहती है तो ग्राफ कैसा बनता है। और वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है और एक्सेलरेशन टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी दे सकता है आपको, जैसा कि ये रिलेशन है। तो ये सारी बातें मैंने कर्व के बारे में करी थी। कर्व जो है, ग्राफ जो है वो खत्म नहीं हो सकते, पूरी की पूरी मैकेनिक्स इतनी लंबी है, इतना ज़्यादा डिटेल में उसे पढ़ा जा सकता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्राफ कभी समझ नहीं आ रहा है, वैल्यू पुट करके देखते जाइए और ग्राफ बनाते जाइए, ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाद बाकी ग्राफों में और डिटेल में एक छोटा सा वीडियो और लेके आएंगे जिसमें एडवांस लेवल के ग्राफ आपको बना के दिखाएंगे। यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी थी। तो यहाँ पर आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ग्राफ समझ आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चन पूछने के लिए पूरा छूट दी जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और होगी जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, और वीडियो वो जो आपने क्वेश्चन पूछे हुए होंगे उन पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।